नमस्ते। मैं ज्योतिष का बहुत कच्चा विद्यार्थी हूँ और ज्योतिष की सीखने की मेरी अभी शुरुआत ही है। करीब 20 साल से मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, लेकिन ये मेरी ज्योतिष की केवल शुरुआत ही है। अब आप कहेंगे कि 20 साल से आप क्या सीख रहे हैं, तो 5 साल तो मैंने कचरा ज्योतिष पढ़ी है। कचरा ज्योतिष का मतलब आप समझते ही हैं, उन्हीं को खंगाला है। मैं जब छोटा था तो मुझे अंधविश्वासों से सख्त नफरत थी। चिढ़ता था मैं ऐसी चीज़ों से, टोने टोटकों से, ग्रहों से, पंडितों से बहुत चिढ़ थी। जैसे किसी पंडित को देखता था नफरत होती थी, उनसे मैं बिल्कुल बात नहीं करता था। रूढ़िवादी समझता था उनको, पुरातनपंथी समझता था, पुराने विचारों के। मैं नया विचारों का समझता था खुद को। उस समय मैं स्कूली पढ़ाई कर रहा था, लगभग 6ठी-7वीं की बात है। उसी समय से ही बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था देवताओं पे, या किसी पे देवता आता है जैसे पहाड़ों में गढ़वाल में होता है, किसी पे देवी उतर जाती है, देवता उतर जाते हैं, ऐसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। और मेरे विश्वास न होने का कोई ऐसा कारण नहीं था कि हमारे परिवार का माहौल नास्तिकता वाला हो, ऐसा नहीं था। मेरे परिवार का माहौल कट्टर आस्तिकतावादी था, कट्टर। कई देवताओं की पूजा होती थी, रोज घंटियां बजती थी। मेरे पिताजी बिना हनुमान चालीसा किसी पढ़े, बिना हनुमान चालीसा पढ़े किसी को खाने नहीं देते थे। मुझे जबरदस्ती बिठा करके हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ती थी, मंदिरों में जाना पड़ता था, कई चीज़ें करनी पड़ती थी। लेकिन मैं अंदर से नास्तिक था, बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का था अपने घर से। लेकिन जैसे मैंने ज्योतिषियों को देखा कि लोगों का भविष्य बताते हैं, किस्मत बताते हैं, तो मैं समझता था, मैंने जब बारीकी से विचार किया, मैं समझता था कि जो जितने भी अंधविश्वास फैले हुए हैं, इनकी जड़ ज्योतिष है। अगर ज्योतिष मिट जाए तो सारे अंधविश्वास अपने आप मिट जाएंगे। ज्योतिष के कारण देवी देवता हैं, ज्योतिष के कारण उपाय हैं, ज्योतिष के कारण टोने टोटके हैं, ज्योतिष के कारण शकुन अपशकुन हैं, सब ज्योतिष के कारण हैं। रिश्ते ज्योतिष के कारण जुड़ाए जाते हैं। भाई अगर दो प्रेमी आपस में प्रेम करते हैं, अब कुंडली न मिलने की वजह से इनका रिश्ता टूट जाता है। तो इस वजह से मैं ज्योतिष को सभी अंधविश्वासों की जड़ मानता था। और मैंने अपना लक्ष्य क्या बना लिया कि कुछ भी हो, ज्योतिष को मिटाना है। अब जिस चीज को मिटाना है उसका अध्ययन गहराई से तो होना ही चाहिए। तो मैंने ज्योतिष का अध्ययन करना चाहा, लेकिन मैं कुछ कंफ्यूज था, क्या करूं मैं। तो मैंने संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लेना चाहा। आसपास में ही एक संस्कृत विद्यालय था और मैंने 7वीं पास करके 8वीं में वहाँ प्रवेश ले लिया। मुझे पता नहीं था कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। मैंने कहा संस्कृत विद्यालय है, ज्योतिष पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ ज्योतिष शास्त्र को कोई मान्यता ही नहीं थी, कोई अध्यापक ही नहीं था। संस्कृत में कई विषय होते हैं, जैसे व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, वेद, इस तरह के। जैसे दूसरे उसमें होते हैं ना सेक्शन, आर्ट, कॉमर्स और साइंस, मैथ, इस तरह के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे उसी तरह से संस्कृत में भी होते हैं। ज्योतिष नहीं था वहाँ। अरे मैंने कहा अब फंसा, अब क्या करूँ। भले ही मैंने संस्कृत ली, संस्कृत से ही अपनी पढ़ाई चालू रखी। मैंने कहा चलो भाषा तो सीखूंगा, ज्योतिष की जो भाषा है संस्कृत, उसको तो सीखूंगा। लेकिन मैंने बाहरी स्रोतों से किताबें खरीद कर, ज्योतिष की किताबें खरीद कर पढ़नी शुरू की। उस समय मुझे वही ज्योतिष उपलब्ध हो पाई, कचरा ज्योतिष।
जिसका कोई शास्त्रों से कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था, कोई वैज्ञानिकता नहीं थी, कोई तर्क नहीं था, कोई विवेक भी नहीं था उसमें। बस पैसा कमाने के लिए टोने टोटके, चमत्कार, इस तरह की कहानियाँ भरी रहती थी। खंगाल डाली मैंने सारी किताबें, जो मुझे मिली, जहाँ मुझे मिली। इसके लिए मैंने झूठ बोल के पैसे मांगे, अपने खाने तक भूखा रह करके उस पैसों से किताबें खरीदी। जब ज़्यादा किताबें हो गई तो बेची, क्योंकि और किताबें खरीदनी थी ना, पैसा नहीं था। बेची और किताबें खरीदी, उसके बदले में आधे रेट में बेची वो किताबें और ख़रीदी, फिर वो पढ़ी, फिर वो बेची, फिर आधे रेट में, फिर और किताबें खरीदी। लोगों ने मुझे बुक सेलर नाम भी दिया था, ये तो किताबें बेचता है, बदनाम कर दिया था, बुक सेलर नाम रख दिया था मेरा। खंगाल डाला मैंने, डायरियाँ भर दी, उनके विचारों को सहेजना शुरू कर दिया, डायरियों में नोट्स बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे जब कचरा ज्योतिष को पढ़ पढ़ के इस निर्णय पर पहुंचा कि ये ज्योतिष, ये वास्तविक ज्योतिष नहीं हो सकती। जब मैंने प्रामाणिक ज्योतिष को खोजना चाहा, नहीं मिली मुझे। भारत जैसे देश में, ये बात मैं आज कह पा रहा हूँ, उस समय मैं ये बात नहीं कह सकता था, आज मैं ये बात कह पा रहा हूँ कि संस्कृत की इतनी उपेक्षा है भारत में कि आपको एक संस्कृत का प्रामाणिक ग्रंथ लेने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। कुछ किताबें तो पब्लिशर्स ने छापनी ही बंद कर दी। पूछा गया क्यों छापनी बंद कर दी? मांग ही नहीं है, कोई खरीदता ही नहीं है, किस लिए छापें? तो बड़ी मुश्किल से, उसके लिए मुझे उस समय, शायद उस समय इतनी इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, उसके लिए मुझे किताब लेने खुद जाना पड़ता था, दूर दूर। मैं देहरादून का निवासी हूँ, मुझे दिल्ली और बनारस एक किताब लेने के लिए जाना पड़ता था कभी कभी, प्रामाणिक किताबें खरीदने के लिए। और पूरा दिन क्या, 2-3 दिन लग जाते थे मुझे एक किताब ढूंढने के लिए, लेकिन मैं लाता था, पढ़ता था। जब मैंने ऐसी कुछ प्रामाणिक किताबें पढ़ी और गहराई में उतरा, भ्रम की परतें हटी, थोड़ी थोड़ी सच्चाई जब सामने आने लग गई, तब मुझे पता चला कि प्रामाणिक किताबों का भी अस्तित्व है, जिसमें कुछ कुछ वैज्ञानिकता है, कुछ कुछ विवेक है, कुछ कुछ तर्क संगतता है। तो जब वो पढ़ी और प्रामाणिक किताबें खरीदनी शुरू कर दी, बाद में स्पष्टता नज़र आने लगी। क्या स्पष्टता नज़र आने लगी? मन बदला मेरा, जहाँ संशय था श्रद्धा का उदय हुआ। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, वही वाली बात हो गई। मैंने ज्योतिष का अध्ययन बड़ी सकारात्मक दृष्टि से शुरू कर दिया। आया था मिटाने के उद्देश्य से, बन गया उसका भक्त। जब मैंने उन प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जो प्राच्य संस्कृत के प्रामाणिक ग्रंथ थे, जो प्राचीन, जब ज्योतिष समृद्धि में आसमान छू रहा था, उस समय के संस्कृत में लिखे गए प्रामाणिक ग्रंथ जब मैंने पढ़े, तो मुझे ये पता चला कि आज समाज में, इंटरनेट में, या लोगों के बीच ज्योतिष से संबंधित जो भी धारणाएं हैं, ज्योतिष के नाम पर जो भी परोसा जा रहा है, ज्योतिष के नाम पर जो भी किताबें हैं, जो भी लेख लिखे गए हैं, जिस ज्योतिष पर बहस होती है, उस ज्योतिष का, उस प्रामाणिक ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी 1% भी उसमें वो वाली ज्योतिष नहीं है। बाजारों में क्या परोसा जा रहा है और वास्तविक ज्योतिष क्या है, कोई उसका आपस में कोई तालमेल नहीं। इसके बाद मेरी पीड़ा और बढ़ गई जब मैं ज्योतिष की ऐसी दुर्गति, ऐसी उपेक्षा देखता था, ऐसे लोगों की ऐसी व्यंग्यात्मक नज़र ज्योतिष में रहती थी। लोग ज्योतिषी को संदेह की नज़रों से देखते थे, ज्योतिष को संदेह की नज़रों से देखते थे, ज्योतिषी को नहीं, ज्योतिष शास्त्र को ही संदेह की नज़रों से देखते थे। इतना उपेक्षित भाव था ज्योतिष के प्रति कि मैं अगर बोलूं कि मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूं, तो लोग कहते थे ज्योतिष पढ़ रहा है, घंटी बजाएगा। कुछ साइंस ले लेता, ट्यूशन तो पढ़ा लेता, कुछ इंग्लिश पढ़ लेता,
लेकिन मेरी स्थिति दूसरी थी। फिर मैंने इंटरनेट को भी खंगाला, कई वेबसाइट्स से भी चीज़ें देखी, कई एप्लीकेशन डाउनलोड किए, उनमें भी उनसे जुड़ा, एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स से भी जुड़ा, पैसे कमाने के लिए नहीं, जानने के लिए कि यहाँ क्या होता है। तब मुझे पता चला कि वहाँ कौन सी रणनीति काम करती है, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक ज्योतिष एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म से जब मैं जुड़ा तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का इंटरव्यू रहा होगा। उन्होंने मेरी कोई डिग्री नहीं पूछी, कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछा। उन्होंने 2-4 छोटी छोटी बातें पूछी और मुझे पास कर दिया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि पास हो जाऊंगा, पास कर दिया और मुझे एप्लीकेशन थमा दिया। मुझे जिम्मेदारी दे दी, ड्यूटी दे दी मुझे और ट्रेनिंग, उनके वीडियोस मैंने देखे, उन्होंने वीडियोस भेजे मुझे ट्रेनिंग के कि 3-4 दिन तक इन सारी वीडियोस को देख डालिए। उन वीडियोस को देखने के बाद मैंने ये निर्णय निकाला कि इनकी मार्केटिंग की जो रणनीति है वो ये है कि ग्राहक को कैसे आकर्षित करना है, ग्राहक को कैसे डराना है, ग्राहक से पैसे कैसे निकालने हैं, उपाय बताकर कैसे उसको आत्मविश्वास दिलाना है, उसकी साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलना है, ये ट्रेनिंग दी गई। बाकी इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं था। मेरा पढ़ा हुआ धरा का धरा रह गया। मैंने कभी भी उस एप्लीकेशन में अपनी ज्योतिष के ज्ञान का कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्राहक की कॉल आती है, आप उठाते हैं, या कॉल आती है या चैट आती है। कॉल आती है, आपको तुरंत बिना रुके बोलना शुरू कर देना है। ग्राहक अपना जन्म समय बताएगा, जन्म स्थान बताएगा, जन्म तिथि बताएगा। उसको 1 सेकंड में जवाब चाहिए, क्योंकि उसके मिनटों के हिसाब से पैसे कट रहे हैं, मिनटों के हिसाब से पैसे कट रहे हैं, उसको सेकंडों के हिसाब से जवाब चाहिए। कुंडली विश्लेषण में कुछ तो समय लगेगा। अब चैटिंग करते हैं, चैटिंग बिल्कुल, चैट रुकनी नहीं चाहिए आपकी, कुछ तो समय लगेगा कुंडली के विश्लेषण में। कैसे एकदम रिजल्ट एकदम सही आ जाएगा। लेकिन इन कंपनियों का फंडा क्या होता है कि रिजल्ट जाए भाड़ में, ज्योतिष का ज्ञान जाए भाड़ में, ज्योतिष जाए भाड़ में। इनका फंडा होता है कस्टमर को आकर्षित करें, उपाय बताएं, चीज़ें बेचें, जो हमारे प्रोडक्ट है उनको बिकाएं। ये एक मार्केटिंग वाला फंडा होता है। वो ज्योतिषी कम और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ज़्यादा होते हैं। सब जुड़ जाते हैं, सब जोड़ देते हैं एप्लीकेशन। थोड़ी सी हल्का इंटरव्यू लिया, पास हो गया, जुड़ जाओ जी। करोड़ों जुड़ जाते हैं उसमें, करोड़ों ज्योतिषी 5-5 रुपए में देखते हैं। आधे आधे घंटे की काउंसलिंग 5-5 रुपए में करते हैं। मुझे रोज़ 5 रुपए मिलते थे, तो 5 रुपए मिलते थे तो ऐसे बेरोजगार लोग जुड़ेंगे, ज्योतिषी नहीं, लोग जुड़ेंगे जिन्होंने एक किताब पढ़ ली, मानसागरी पढ़ ली, कोई दूसरी किताब पढ़ ली, बस बन गए ज्योतिषी, अपने आप को ज्योतिषी समझने लग गए और कर दिया शुरू। ऐसे ज्योतिषी उसमें जुड़ जाते हैं। भाई कहाँ ले जाओगे तुम इस ज्योतिष को? मनोरंजन से ज़्यादा अगर इसको विद्वान जो अच्छे शिक्षित लोग हैं उसको मनोरंजन से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। होता क्या है, इन एप्लीकेशन को लोग डाउनलोड क्यों करते हैं? मुहूर्त देखने के लिए, पंचांग देखने के लिए। अब मुहूर्त देखने के लिए, पंचांग देखने के लिए डाउनलोड कर लिया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट आएगी, बीच में एडवर्टाइज आएगा, विज्ञापन आएगा, हमारे ज्योतिषी से बात कीजिए 5 रुपए में, 50 रुपए में, इस तरह से। अब बार बार बीच में ऐड आएगा तो कोई बोलेगा यार छोड़ो यार, कर दो, छोड़ो, हटाओ, बला टालो। बार बार परेशान करके रखा है। 5 रुपए से क्या बिगड़ता है? टाइम पास हो जाएगा अपना। 5-10 रुपए, 50, अमीरों के लिए 50 रुपए से भी क्या बिगड़ता है? कर ली बात, हाँ जी मेरे भाग्य में क्या लिखा है, ये लिखा है, ये उपाय। हंसते हैं फिर लोग कि देखो
अच्छा मनोरंजन हो गया। आपस में बातें करते हैं, तेरी क्या राशि है, ये राशि है, शनि चढ़ा हुआ है, चलो किसी ज्योतिषी के पास चलते हैं। और ज्योतिषी के पास जाना इतना आसान, डॉक्टर के पास जाना बड़ा कठिन होता है। डॉक्टर के पास आदमी सोच समझ के ही जाता है, ज्योतिषी के पास गए 100-150 रुपए में वो ज्योतिषी वो बता देगा जो आपने सोचा भी नहीं था। फिर उपाय बताएगा, ये उपाय करो, वो उपाय करो। और फिर जब ज्योतिषी के पास से वो 2 लोग जाएंगे तो आपस में बातें करेंगे, हंसेंगे आपस में, खूब खिल्लियाँ उड़ाएंगे। जानते हैं वो कि बातें सही नहीं निकलेगी, फिर भी जाते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, केवल मनोरंजन। समाज में एक ज्योतिषी से मैं मिला, बड़े ज्योतिषी थे, तथाकथित ज्योतिषी, सो कॉल्ड ज्योतिषी, लेकिन अपने आप को बड़ा मानते थे। काफ़ी समृद्ध उनका जीवन था, बड़ा सा एक ऑफिस बना रखा था, लैपटॉप था सामने, गले में स्फटिक रुद्राक्षी माला धारण की हुई थी, माथे पर खूब लीपापोती कर रखी थी, आवाज़ में भारीपन था, बड़ा आत्मविश्वास था, चेहरे पर मुस्कान थी। ज्ञान का मैं कुछ कह नहीं सकता, ज्ञान कितना था। तो मैंने उनसे पूछा कि ज्योतिष शब्द क्या है, इसका व्याकरण क्या है, इसका अर्थ। उन्होंने मुझे बताया बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़ी सधी हुई भाषा में, ज्योति प्लस ईश, ज्योतिष, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, ईश का अर्थ होता है भगवान, ईश्वर, ईश्वर का प्रकाश। ईश्वर का जो प्रकाश मेरे अंदर है वो एक चमत्कार है, उसी के आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं। वो सिद्धि है, वो देवत्व है, वो प्रकाश, उसके आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं। अब कोई उससे ये पूछे, अगर हल्का भी, बिल्कुल बेसिक व्याकरण का भी नॉलेज है, बिल्कुल प्राथमिक, तो उनसे पूछे कि ज्योति प्लस ईश कौन सी संधि? ये दीर्घ संधि होती है, ज्योति प्लस ईश। ज्योति और ईश क्या, ज्योतिष बन जाएगा, ज्योतिष बन जाएगा, बड़ी दीर्घ मात्रा लग जाएगी। और ज्योतिष में क्या आता है, अंत में मूर्धन्य श आता है, लेकिन ईश में तो तालव्य श है। तालव्य श का मूर्धन्य श कैसे बन गया? संधि के नियमों से भी अनजान है। और ध्यान रखिए, संस्कृत में सबसे पहला, सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो संधि है। लघु सिद्धांत कौमुदी में पहला प्रकरण संधि का है, सबसे पहले संधि ही सिखाई जाती है। हिंदी और संस्कृत भाषा में सबसे पहले संधि सिखाई जाती है, और दीर्घ संधि का नंबर सबसे पहले है, सबसे पहली सीढ़ी है वो। संस्कृत तो छोड़िए, हिंदी में भी वर्णमाला के बाद सीधे संधियों पे आते हैं। अगर व्याकरण की बात करें तो संधि का भी इतना ज्ञान नहीं रखते हैं क्या? ज्योतिष की व्युत्पत्ति नहीं बता पाते हैं, ज्योतिष क्या है, फिर भी देख के ही उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर के अवतार, साक्षात अवतार हैं ये। कैसे लोग श्रद्धा नहीं करेंगे, कैसे विश्वास नहीं करेंगे? और इंटरनेट में अगर आप देखेंगे, विज्ञापनों में ऐसे ऐसे दावे, इस पूजा को करवाइए शादी हो जाएगी, उस पूजा को करवाइए संतान हो जाएगी, छोटी सी पूजा, ये हमारे यहाँ से ये रत्न लीजिए सिद्ध, इस मुहूर्त में सिद्ध किया गया ये वाला रत्न लीजिए और बच्चों की गारंटी होने की, संतान होने की गारंटी। अरे भाई, लोग अपनी पत्नी का इलाज भारत में करवाते हैं, विदेशों में करवाते हैं, अरबों रुपए खाक हो जाते हैं इलाज में, लेकिन बच्चे नहीं हो पाते, संतान नहीं हो पाती। और 150 रुपये लेके आप संतान की गारंटी दे रहे हो होने की। अब पूरे विदेश के लोग तुम्हारे पास ही क्यों नहीं आते संतान होने के लिए? डॉक्टर का काम प्रत्यक्ष होता है, इसलिए कुछ लोग तो ज्योतिष साइंस से भी ऊपर बताते हैं। मैंने कई लोगों से सुना, साइंस, जहाँ पे साइंस समाप्त होता है वहाँ से ज्योतिष की शुरुआत होती है।
अरे भाई साइंस करके दिखाता है सामने सामने। अगर आप बीमार हो, आपको पथरी है माना पेट में, तो एक डॉक्टर उसकी चीर फाड़ करके पथरी निकाल के दिखा के आपको दिखाता है भाई, प्रत्यक्ष निकालता है, फेंक देता है, सिल देता है। डॉक्टर दवाई, नींद किसी को नहीं आती है, डॉक्टर दवाई देता है, नींद आ जाती है, 100% आ जाती है नींद। प्रत्यक्ष उदाहरण है। कोई विज्ञान पे कैसे विश्वास ना करें, कैसे विश्वास ना करें कोई विज्ञान पर। एक ज्योतिषी एक छोटा सा उपाय करके दिखाए, किसी को सुला करके दिखाए, नींद निकाल करके दिखाए, जी ये उपाय कीजिए आपको नींद आ जाएगी, आधे घंटे में आपको नींद आ जाएगी, ये उपाय आपने करना है बस, आधे घंटे में आपको नींद आ जाएगी। या कोई ज्योतिषी बता दे कि आपको नींद न आने की बीमारी है, कोई ज्योतिषी बता दे। और क्षमा कीजिए, मैं यहाँ पर ज्योतिष की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ज्योतिष की आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अरे जो ज्योतिष के नाम पर कचरा फैला हुआ है उसकी आलोचना, उसकी निंदा कर रहा हूँ। किस चीज़ को आपने ज्योतिष का नाम दे रखा है, क्या परोस रहे हैं आप ज्योतिष के नाम पर। जब मैंने माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली संस्कृत माध्यम से, संस्कृत व्याकरण से, तो मैंने अपने लिए एक महाविद्यालय ढूंढा जहाँ ज्योतिष को मान्यता दी गई हो। उस विद्यालय में, उस महाविद्यालय में मैंने शास्त्री आचार्य किया ज्योतिष से। लेकिन शास्त्री आचार्य के ज्योतिष के पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पुस्तकें हैं उनसे मुझे कोई प्रेरणा नहीं मिली, मैं उनसे कोई प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि उनकी किताबों का चुनाव कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं है, तर्कसंगत नहीं है कि किताबें कौन सी रखी जाए। प्राच्य ग्रंथ रखे जाएं या अर्वाचीन ग्रंथ रखे जाएं। गुलामी के दौर में रचे गए संस्कृत के कई ग्रंथ हैं, किसी काम के नहीं है वही उन्होंने रखे हैं यूजीसी ने शास्त्री आचार्य के पाठ्यक्रम में। मानसागरी रखी है, मानसागरी रखी है। मानसागरी के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। जातकालंकार रखी है, मुहूर्त चिंतामणि रखी है। प्राचीन ज्योतिष तो गया ना, कुछ एक दो किताबें गलती से आ जाती है, बृहद पराशर आ जाती है, बृहद जातकम आ जाती है बीच में, सूर्य सिद्धांत को रखा हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन ये मिश्रण अगर हो जाता है तो बड़ा मुश्किल उसको अलग अलग करना हो जाता है। लेकिन मैंने इस पाठ्यक्रम से कोई प्रेरणा नहीं ली। मैंने बाहरी किताबें, जितने भी मुझे बाहर से ग्रंथ मिल पाए, सबको खंगाला, सबको पढ़ा, अंत में निर्णय लिया और एक सही दिशा मुझे मिली। ज्योतिष के अध्ययन की एक सही दिशा में मैं गया। आज मैं ज्योतिष में सही दिशा में हूँ और शुरुआती विद्यार्थी हूँ। आज मेरे अंदर ज्योतिष के प्रति बहुत पीड़ा है। जैसी दुर्गति आज ज्योतिष की है और जैसा ज्योतिष उस प्राच्यकाल में था, जैसी समृद्धि उस ज्योतिष की थी, और आज उस दुर्गति को देखता हूँ तो इससे ज़्यादा करुण और क्या होगा। हमेशा दिल को कचोटती है। जब भी कोई किसी ज्योतिषी को देखता है संशय की नज़रों से देखता है। उसको ज्योतिषी कहते क्यों है भाई? जब भी कहीं इंटरनेट पे देखता हूँ, कोई किताब बाजार में देखता हूँ, किताबों के भंडार पड़े हैं कचरा ज्योतिष से। टीवी चैनलों पर ऐसी बहस होती है कि जिससे मन करता है कि बस उसी कचरा ज्योतिष पे ऐसी बहस होती है। कचरे पे क्या बहस होनी भाई? तो दिल में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मैं ज्योतिष का एक प्रेमी हूँ। ज्योतिष मेरा व्यवसाय नहीं है। मेरे कमाई के दूसरे साधन हैं। कमाई के दूसरे साधन हैं। अगर कोई जन्मपत्री मुझे दिखाता है, मैं देख लेता हूँ, बनाता है बना देता हूँ। कोई दक्षिणा नहीं है, कोई जितना दे दे तो ले लेता हूँ, ना दे तो खुश रहता हूँ। लेकिन ज्योतिष के प्रति एक कचोटती पीड़ा अंदर सुलगती रहती है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए।
मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। काश मैं एक बड़ा आदमी होता तो जितना भी ये कचरा फैला हुआ है उन सब पर बैन लगा देता, इनके लिए आचार संहिता बनाता, कानून बनाता। अरे भाई, विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लीजिए, आचार्य की डिग्री प्राप्त कीजिए, विधिवत अच्छा अध्ययन कीजिए। महीनों में कैसे ज्योतिष बन जाते हैं आप। अरे एक डॉक्टर बनने के लिए 15-20 लाख रुपए खर्च करके 5 साल में डॉक्टर बनता है। 5 साल वो किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में प्रैक्टिस में बिताता है, तब जाके वो किसी एक रोग का इलाज करने में सक्षम बनता है। उसका भविष्य बताने के लिए वो कई जांचें करता है, तब जाके एक रोग का सही से निदान हो पाता है और वो दूर भी हो जाता है। रोग प्रत्यक्ष है, चाहे वो पूरी बॉडी को काट पीट करे, दिमाग को काट पीट करे, रोग दूर हो जाता है। एक ज्योतिषी महीनों में 2-4 किताबें, कई ज्योतिषी, एक ज्योतिषी का एक मेरे फ़ोन आया किसी का कि मैं आजकल ज्योतिष का काम कर रहा हूँ। मैंने कहा ज्योतिष का काम कर रहे हो आप? 6 महीने पहले तो आप वहाँ नौकरी करते थे। कि सीख गया हूँ मैं 6 महीने में। मैंने कहा 6 महीने में कहाँ सीखे आप? मुझे ही बताना वो जगह जहाँ आप सीखे 6 महीने में। तो किसी विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, किताबों का चुनाव कीजिए। किताबों का चुनाव आपके हाथ में है।